बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आवर फर्स्ट टॉपिक इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो भी एटम से पार्टिकल निकले हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये वो पार्टिकल हैं जो एटम से निकले हैं, जो एटम से आपने डिस्कवर किए हैं। लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में कि मोर देन 100 से ज़ायद पार्टिकल हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो उनमें से 3 बड़े पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और these 3 particles are called fundamental particles। ये जो 3 पार्टिकल है ना, कौन कौन से बोलो? फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। कौन कौन से हैं भला ये? इलेक्ट्रॉन, शाबाश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हमने 1 बाय 1 इनकी डिस्कवरीज और ये चीज़ें जो हैं हमने सबसे पहले डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहली बात ये है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, कैसे हुई और कैथोड रेज कैसे डेवलप हुई। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम क्रोक्स। क्या नाम था? विलियम क्रोक्स। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, एक शीशे की ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली। उसको जो है सबसे पहले उसने इसको एक वैक्यूम पंप के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? वैक्यूम पंप। क्लियर? एक ग्लास ट्यूब ली दैट वाज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। और उसके बाद ये जो ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर मेटल प्लेट्स को कनेक्ट किया। मेटल प्लेट जो है ना, कोई भी मेटल प्लेट, सिंपल मेटल प्लेट्स, और मेटल प्लेट्स कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। वो जो मेटल प्लेट हैं जो उसके अंदर लगाई हैं, उसने अटैच की हैं, उनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और उसके बाद उनको बाहर से एक वोल्टेज या पोटेंशियल या बिजली का सोर्स दिया। बाहर से एक बिजली का सोर्स दिया। अब अगर आप गौर करें तो समझ लें, ये मेटल प्लेट एक है और ये दूसरी है। इन दोनों में बिफोर सोर्स लगाने से पहले कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। जब आपने बाहर से सोर्स लगाया, अब आपको पता है बिजली जो है, जो भी बैटरी है, जो भी वोल्टेज है, वो तकरीबन उसने 5000 तक का उसने पोटेंशियल दिया। और उसने ये देखा कि इनके दरमियान, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें, बैटरी को हमेशा एक साइन बड़ा लिखते हैं और एक छोटा। जब बैटरी को ज़ाहिर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा होता है वो, और जो छोटा नेगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब इस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा वो कैथोड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? कैथोड। और जो इस टर्मिनल से पॉजिटिव से जुड़ा है वो क्या है? एनोड। यहां तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? उसके बाद उसने ये देखा कि जब पहले तो आम इसके बारे में देख लें कि एक ट्यूब है विच इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, and there are 2 metal plate which are called electrodes that are connected inside the discharge tube। और उसके बाद फिर हमने इसको बाहर से एक वोल्टेज का सोर्स दिया है, और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा है वो एनोड है और जिससे वो कैथोड है। क्लियर? अब उसने सबसे पहले क्या काम किया? उसने 5000 तक वोल्टेज अप्लाई कर दिए, और उसे कोई भी गैस की कंडक्शन, कोई भी करंट की कंडक्शन नज़र नहीं आई।
इनसाइड द ट्यूब जो है उसको कुछ भी नज़र नहीं आया, यूँ समझ लें, कोई उसको कंडक्शन नज़र नहीं आई, उसको बिजली गुजरती हुई नज़र नहीं आई। फिर उसने क्या किया, फिर उसने वैक्यूम पंप की मदद से एयर को रिमूव करना शुरू कर दिया। एयर को, मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या होता है, मतलब हिट एंड ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये नहीं होता कि एक बंदा जो है ना कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, ऑब्वियसली उसके अंदर जो है, उसके अंदर वर्किंग एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। पहले वो एक गलत करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन की तरफ चला जाता है। पहले उसने नॉर्मल वोल्टेज दिए हैं उसको और उसे कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दी। फिर उसने क्या किया, फिर उसने वैक्यूम पंप के ज़रिए हवा को निकाल दिया। तकरीबन उसने प्रेशर कर दिया 0.01 टॉर। कितना कर दिया? अब जब प्रेशर को आप वैक्यूम पंप से रिड्यूस कर देंगे, उस वक्त ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। उस वक्त आप इसको क्या कह सकते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक ग्लास ट्यूब है विच इज कनेक्टेड टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं, and that is connected to external potential source and its pressure is reduced. उसके इनसाइड जो है प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। दिस ट्यूब इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। अगर कोई बंदा ये पूछे, कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, तो जो इसके फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वही एज इट लिख दें तो समझ ले इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि जब हमने 0.01 टॉर प्रेशर रिड्यूस किया तो हमें कुछ रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। ही ऑब्जर्व्ड सम ऑफ द रेस विच वर emitting फ्रॉम कैथोड एंड दे वर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स। कुछ ऐसी रेस थी जो कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। और उसने कहा कि जितना आप यहां पर वोल्टेज लगाएंगे वो लेंथ ऑफ ट्यूब पर भी डिपेंड करता है। मसलन अगर लेंथ ऑफ ट्यूब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली करंट के हिसाब से भी हमें ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो उसने ये कहा है कि उसने कहा कि जब हमने वोल्टेज दिए तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं दिए, सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस किया और कुछ वोल्टेज लगाए, तो सम ऑफ द रेस विच वर इमर्जिंग या emitting फ्रॉम एंड दे वर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स। क्लियर होगी बात? तो ये जो रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी उन्हें लेटर ऑन कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। किसका नाम दे दिया गया? कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। अब यहां पर इनका कैसे पता चला, इनकी अपीयरेंस कैसे पता चली कि कुछ रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं? बेसिकली ये जो कैथोड रेज हैं, जब ये जाकर दीवार पर, फ्रंट वाली दीवार पर कोलाइड करी, स्ट्राइक किया इन्होंने, तो वहां पर फ्लोरिसेंस पैदा हुई। वहां पर क्या पैदा हुआ? फ्लोरिसेंस, चमक पैदा हुई। और उस चमक से उनको आइडिया हो गया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेज विच वर इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड। क्लियर? इनको उन्होंने कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। और यहां पर याद रख लें, ये जो कलर है, मतलब फ्लोरिसेंस का एक कलर है, चमक का एक रंग है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ग्लास। वो ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है। सम टाइम ग्लास के अंदर अगर उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। यहां पर उसने लिखा है डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ ग्लास। ओके होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। ओके, लेट्स सी। देखें नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कैथोड रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। किस साइंटिस्ट ने की? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। इसका नाम होगा आई थिंक जॉन पैरन। नहीं, जे थॉमसन जो है ना, जैकब जॉन थॉमसन, इस तरह का नाम है। नहीं हो, चलें जो भी। अच्छा देखिए भाई, सबसे पहले हमने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की, समझ लें। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना,
तो उसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक मसलन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, सही है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, सही है। अब देखें, उन्होंने कहा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये जो कैथोड रेज हैं ये बेंड हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पहले तो ये सीधी जा रही थी ना, मतलब ये समझ लें इधर जाके टकरा रही थी, यहां पे चमक पैदा कर रही थी। अब चमक का थोड़ा रास्ता बदल गया, यूं समझ लें चमक यहां पैदा होना शुरू हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जब आपने, तो ये जो कैथोड रेज हैं ये बेंड हो गई टू द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रल पॉइंट पर कोलाइड करने की बजाय ऊपर टकराने लग गई और वहां पर फ्लोरेसेंस पैदा होने लग गई। इसका मतलब उन्होंने ये देखा कि कैथोड रेज जो हैं दे वर बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास यही वाली प्लेट है, देखें, अब जो है पहले कहां टकरा रही थी, ये इधर जाके टकरा रही थी। जब मैग्नेटिक फील्ड लगी तो देवर कोलाइड एट द अदर पॉइंट। मसलन इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें, इसको आप 3 कह लें, बल्कि सेंटर वाले पॉइंट को आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें और इसको 3। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखें, जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की थी, कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अप्लाई नहीं की थी, तो दे वर मूविंग टू द स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रही थी, सेंटर पर टकरा रही थी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसका मतलब ये होता है कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे हम मालूम करते हैं? बाय राइट हैंड रूल। समझ आ गई बात की? अब मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लगाई है परपेंड, मतलब ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगी है। तो ये पहली फिंगर्स आप पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे और थंब आपको सेकंड वेक्टर के अलोंग, और यू विल कर्ल द फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू। तो देखें, जब आप अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो इसका मतलब है कि कौन सी डायरेक्शन बनेगी फोर्स की? डाउनवर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये समझ लीजिए कैथोड रेज जा रही हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। आप अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखेंगे और थंब को और फिंगर को कर्ल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो इसकी फील्ड कौन सी बनेगी? डाउनवर्ड। फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी, इसीलिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। इसका मतलब जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो दे विल मूव टू द डाउनवर्ड। समझ आ गई मेरी बात की? तो उसके बाद फिर उसने क्या किया? फिर उसने देखा कि मैंने दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली लगाई, मतलब उनको बराबर मैग्नीट्यूड में रख के लगाया। दोबारा पहले क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लगाई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन उलट थी। फिर उसने क्या किया? दोनों फील्ड्स को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों फील्ड्स को लगाया। जब दोनों फील्ड्स को एक ही वक्त में लगाया तो फिर अगेन वो सेंट्रल पॉइंट पर कोलाइड करी। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसने इनके रास्ते में एक पैडल व्हील रखा। क्या रखा? पैडल व्हील रखा। पैडल व्हील, पैडल व्हील। उसने कहा कि कैथोड रेस के रास्ते में एक पैडल व्हील रखा गया, पहिया रखा गया,
और कैथोड रेज को इधर जाके कोलाइड करवाया गया, देखें इधर जाके टकराई। मेरी बात फॉलो कर रही हैं? कैथोड रेज आई और उनके रास्ते में क्या रखा गया, और पैडल व्हील ने ड्राइव करना शुरू कर दिया। जब ये पैडल व्हील के साथ टकराई, मसलन ये फर्ज करें ये एक्सल है और इधर पहिया लगा हुआ है, इधर से कैथोड रेज आई, उन्होंने पहिए के साथ टकराया और उसने घूमना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज के पास एनर्जी है। जाहिर बात है जब हम किसी चीज को मूव करवाते हैं तो हमारे पास मोमेंटम होता है, ऐसे ही होता है ना। अगर एक बॉडी मास रखती है, मूव करती है, तो उसके पास मोमेंटम है। और अगर हम किसी चीज से जाकर टकराते हैं तो हम अगली चीज को पुश कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास मोमेंटम है। तो कैथोड रेज ने भी जब जाके पैडल व्हील के साथ टकराया तो उसे ड्राइव किया। इसका मतलब कैथोड रेज के पास मोमेंटम है, और जिसके पास मोमेंटम हो वो मटीरियल पार्टिकल होता है। मटीरियल पार्टिकल की डेफिनेशन ये है कि विच हैव मोमेंटम, जिसका मोमेंटम है वो मटीरियल पार्टिकल है। इसका मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप कैसे बताएंगे, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट कैथोड रेज आर मटीरियल पार्टिकल। तो कैथोड रेज मटीरियल पार्टिकल इसलिए हैं कि जब वो किसी भी पैडल व्हील के साथ टकराते हैं उसे ड्राइव कर देते हैं, उसे चला देते हैं। इसका मतलब उनके पास मोमेंटम है, और अगर उनके पास मोमेंटम है तो फिर वो मटीरियल पार्टिकल है। क्लियर? अगर उनके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए, क्या ये मोस्टली जो हैं जितने भी अंग्रेज हैं दे आर यूजुअली क्रिश्चियंस, और ये जो है उसने जो निशान बनाया है ये दैट इज द सिम्पटम ऑफ यू कैन से यस, इसको उर्दू में सलीब कहते हैं। ठीक है, उसने कहा कि ये मेटल का बना हुआ है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें, आपकी बुक में तो उसने नहीं लिखा, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो इसके अंदर यही बात है। उसने कहा जनाब उसके रास्ते में ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक कहते हैं गैर शफाफ, नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब ग्लास ट्रांसपेरेंट है। उसने कहा है नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट मीन नॉन ट्रांसपेरेंट। वो नॉन ट्रांसपेरेंट जो उसने लिया वो ये ले लिया, मैंने आपके सामने बना दिया उसकी शक्ल। उसने कहा कि मैंने इनके रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में ये रखा, क्या रखा? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कैथोड रेज के फ्रंट पर, मसलन इस दीवार पर, ये समझ लें इस दीवार पर जो है, ये जो दीवार है सामने वाली, इस दीवार पर इसका साया बन गया, इमेज डेवलप हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लें कि कैथोड रेज के रास्ते में क्या रखा? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कैथोड रेज के रास्ते में जब आप उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो सामने वाली जो दीवार है, इन द फ्रंट ऑफ दैट वॉल, उसके ऊपर उसका इमेज बन गया, शैडो बन गया। इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज सीधी गुजर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, क्योंकि अगर आगे पीछे मूव करती तो वो ऊपर नीचे हो जाती, उससे ना गुजरती। देखिए ना, फर्ज करें आप किसी चीज़ के ऊपर रोशनी मारते हैं तो ऐसे जब जाके कोई चीज़ टकराती है तो ऑब्वियसली उसका इमेज बन जाता है, उसका इमेज। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज जो हैं उन्होंने जब जाकर ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराई तो ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो वॉल पर डेवलप हुआ। इसका मतलब क्या है? कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कैथोड रेज क्लियर? अब यहां पर वो ये कह रहा है कि कैथोड रेज जो हैं फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास। जैसे आप लोगों ने देखा कि इधर उन्होंने टकराया और वहां पर चमक पैदा हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंट किया कि सिर्फ ग्लास के ऊपर नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर जब हमने टकराया तो वहां पर भी कोई ना कोई कलर पैदा हुआ। जैसे एल्यूमिना एक कंपाउंड है, मिनरल एल्यूमिना। क्या? एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, फार्मूला, वो होता है Al2O3, एल्यूमिना। इसका कलर रेड हो गया। क्या हो गया? और टिन जो है, टिन,
SI टिन SN, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। SN इसका सिंबल है, इसको टिन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि सिर्फ ये गिलास के ऊपर ही फ्लोरेसेंस पैदा नहीं करती, बल्कि एलिमेंट्स के ऊपर, मिनरल के ऊपर भी ये चमक पैदा करती हैं, उनका भी कोई ना कोई रंग डेवलप हो जाता है। जैसे टिन का कलर येलो हो गया, एल्यूमिना का रंग रेड हो गया। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद ये प्रॉपर्टी पहले देखें, फिर मैं बैक साइड पे आऊंगा। E/m, इसको कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। क्या कहते हैं? चार्ज टू मास रेशो। उसने कहा कि जब हमने कैथोड रेस का चार्ज और मास मालूम किया और इसकी रेशो निकाली गई, इसकी, तो कैथोड रेस की E/m एग्जैक्टली सेम निकली जैसे इलेक्ट्रॉन की थी। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने? चार्ज और मास निकाला और उसकी रेशो कैलकुलेट की गई, तो दिस रेशो वाज जस्ट सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर थी। इसका मतलब साइंटिस्ट ने यह बात प्रूव कर दी कि इसका मतलब है फिर कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन ही है। हो तो गया डिस्कवर, तो ये बाद में ही पता चला। पहले कैसे पता चल गया? पहले तो कैथोड रेज बयान करते रहे ना, पहले तो उसको कैथोड रेज ही समझते रहे, फिर बाद में ये कैलकुलेट कर दिया ना कि कैथोड रेज जो हैं वो सिंपली इलेक्ट्रॉन हैं। कि यहां से अगर हम चले हैं तो मैं वो एंड पे लिखा है कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन हैं। शुरू में तो उनको नहीं ना पता चला, वो तो कैथोड रेज ही डिस्कस करते रहे। एंड पर जब उन्होंने मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट की तो फिर उन्हें पता चला। वो तो हमने शुरू में लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके होगी बात। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कैथोड रेज सिंपल इलेक्ट्रॉन है, तो वो उनकी E/m से पता चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता चल गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज क्या है, इसका मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इलेक्ट्रॉन वाली हैं इनके अंदर, क्योंकि ये हैं इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले रिड्यूसिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। आपको पता है किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड रेज जब किसी चीज में ऐड होती हैं तो वहां पर रिडक्शन कॉज होगी। वहां पर क्या होगी? इसलिए ये जो कैथोड रेज हैं ये किसी भी मेटल या किसी भी चीज के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर केमिकल चेंज लेके आ सकती हैं। केमिकल चेंज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। वो बोलो, किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो अगर किसी चीज में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज हो रही है। और केमिकल चेंज कौन सी हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब कैथोड रेज जो हैं दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। कैथोड रेज हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। क्लियर? समझ आ गई बात की? उसने कहा कि कैथोड रेज कैन पास थ्रू द थिन फॉयल। थिन फॉयल जैसे ये चांदी के वर्क नहीं देखे आपने? वर्क वो बारीक बारीक होते हैं बिल्कुल, उसको फॉयल कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं ये फॉयल में से भी गुजर जाती हैं, उसमें से गुजर जाती हैं। ये याद रखने वाली बात है। कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। अब एक्स रेज क्या होती हैं? मसलन देखें, ये कोई एनोड है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज हैं बेसिकली। ये जाकर इससे टकराती हैं, वहां से कुछ नई रेज एमिट होती हैं। इनके बारे में मैं मजीद डिटेल बाद में बताऊंगा, अगले जब इनका टॉपिक आएगा। इनको हम एक्स रेज कहते हैं कि जब कैथोड रेज जाकर किसी एनोड से टकराएं और वहां पर हाई एनर्जी की रेडिएशन एमिट हो। कौन सी रेडिएशन एमिट हो? तो उनको हम एक्स रेज कहते हैं। इसका मतलब कैथोड रेज जो हैं वो एक्स रेज भी पैदा कर सकती हैं। कैथोड रेज
यानी कैथोड रेज टिन एलिमेंट के साथ टकराएं चमक पैदा करती हैं। टिन को येलो और एल्यूमिना को, इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट है, केमिकल चेंज लेके आ सकती हैं। कैथोड रेज फॉइल में से गुजर जाती हैं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे कोलाइड ऑन द एनोड। जब एनोड पर टकराएंगी तो वहां पर क्या पैदा करेंगी, बोलिए, एक्स रेज। और आखिरी जो बात है वो दो बातें रह गई हैं। कैन आयोनाइज द गैसेस। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएं तो उस मॉलिक्यूल का जो पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है उसके साथ टकराकर उसको बाहर निकाल देंगी। एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक उससे निकला, कितने निकल गए, और वो मॉलिक्यूल आयन बन गया। ये पढ़ा था ना? कहां पढ़ा था? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन में, जहां पे मॉलिक्यूलर आयन बनाए थे। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज विल स्ट्राइक ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो गैस मॉलिक्यूल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बोलो, आयन बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल आयन बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? तो इसको कहते हैं कि उसने गैस के हर मॉलिक्यूल, यानी जिसके साथ भी वो कोलाइड करेगा उसको आयोनाइज करेगा। इसका मतलब गैसेस जो हैं कैन आयोनाइज द, सॉरी, कैथोड रेज जो हैं दैट कैन आयोनाइज द गैसेस। क्लियर? उसके बाद जब ये किसी मैटर के साथ, मेटल के साथ, किसी के साथ टकराती हैं तो चमक तो पैदा होती है, वो तो है ही है, लेकिन वो वैसे वहाँ पर हीट भी पैदा होती है, वो गर्म हो जाता है मटेरियल जिसके ऊपर जाकर ये टकराती हैं। तो यहाँ पर ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। उसके बाद जब आखिर में फाइनली कैथोड रेज डेवलप हुई हैं तो एक स्टोनी, एक साइंटिस्ट है स्टोनी, क्या नाम है? स्टोनी। उसने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो स्टोनी ने इंट्रोड्यूस करवाया। और याद रख लें जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन की है, जो डिस्कवरी है वो विलियम क्रूक्स की नहीं है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही।